हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पिनाकल ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आपको हम पिनाकल ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम है पवन सर और मैं हूं केमिस्ट्री का टीचर ट्यूटर जो आपको पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स 2026 के लिए हिंदी माध्यम में केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर केमिस्ट्री का एक हिंदी माध्यम में आपको 2026 के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी शुरू हो चुका है। और पिछले लेक्चर में हम लोग विलियन के बारे में पढ़े थे, उसके कुछ टॉपिक्स को हम लोग कवर अप किए थे। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी विलियन। उस पर आज हम आगे बात करेंगे। तो हमारा आज का नेक्स्ट पार्ट रहेगा विलियन में आदर्श एवं अनादर्श विलियन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये आदर्श एवं अनादर्श विलियन क्या है। सबसे पहले जो राउल्ट्स लॉ आपने पढ़ा होगा, पिछला लेक्चर आप जरूर देखिएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। उसमें हम बात किए थे कि राउल्ट्स साहब ने विलियन पर बात की थी कि कोई भी जो विलियन है उसका जो वाष्प दाब होता है, विलियन का जो वाष्प दाब होता है, जब उसमें हम कोई वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल यानी कि वाष्पशील या अवाष्पशील पदार्थ को अगर उसमें हम डालते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका एक अपना वेपर प्रेशर जबकि वाष्प दाब बनता है। अगर प्योर में बात करें, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है ज़्यादा होता है। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर उसमें हम कोई वाष्पशील या अवाष्पशील क्या करते हैं, विलय मिला देते हैं, उससे क्या होता है कि उसके वाष्प दाब में कमी आता है। इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। तो उसके लिए हमने आपेक्षिक अवनमन की बात भी करी थी कि वेपर प्रेशर जो होता है वाष्प दाब कम होने लगता है। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि आदर्श एवं अनादर्श विलियन। दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले तो राउल्ट्स का जो नियम आपने पढ़ा था उसको कुछ शर्त है, वो चाहे सब जगह आप उसको लागू नहीं कर सकते हैं। राउल्ट्स के नियम को आप चाहें तो सभी जगह लागू कर नहीं सकते हैं। पहला तो उसका ये शर्त है कि जो आपका विलियन होना चाहिए वो तनु विलियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तनु विलियन, सांद्र नहीं होना चाहिए। सांद्र विलियन होगा तो फिर ये स्टडी नहीं हो पाएगा, राउल्ट्स लॉ हम उसमें नहीं देख पाएंगे। दूसरा, तापमान में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तापमान में क्या अंतर नहीं होना चाहिए, तापमान बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। उसके बाद जो उसके अंदर विलेय का मात्रा है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इन सब शर्तों को मान करके ही हम लोग राउल्ट्स लॉ को पढ़े थे, राउल्ट के नियम को पढ़े थे। उसी पर आगे का जो विलियन है वो है आदर्श एवं अनादर्श विलियन। जैसा कि हेडिंग है, तो अब बिना समय गंवाए हुए यहाँ पर हम शुरू करते हैं आदर्श विलियन। पहले हम आपको डिफाइन करके दिखाएंगे आदर्श विलियन किसे कहते हैं। आदर्श विलियन, देखिए आदर्श विलियन क्या है? आदर्श विलियन ऐसा विलियन है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। जो क्या करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे बोलेंगे आइडियल यानी कि आदर्श विलियन। अब इसमें कुछ और भी बात है, सिर्फ इतना कहने से नहीं होगा, इतना कहने से नहीं होगा, इसमें कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए। जब आप उसको मिलाते हैं, विलेय एंड विलायक, विलेय और विलायक को जब आप मिलाएंगे, विलेय और विलायक को जब आप मिलाएंगे तो उसमें वॉल्यूम में कोई अंतर, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम अगर 5 लीटर विलेय है, 5 लीटर विलायक है, दोनों को मिलाएंगे तो 10 लीटर ही होना चाहिए, जिसको हम डेल वी मिक्सिंग कहते हैं। जब हम वॉल्यूम को मिलाते हैं, दो अलग अलग घटक को एक साथ मिलाएंगे तो वॉल्यूम जितना होना चाहिए दोनों के जोड़ करके बराबर होना चाहिए, न कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए। एक ये शर्त है। दूसरा, आप जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जब हम कुछ ऐसे चीज़ है जिसको मिलाने के बाद या तो वो ऊष्माक्षेपी होते हैं, नहीं तो वो ऊष्माशोषी होते हैं। या तो ताप को वो ग्रहण कर लेते हैं या फिर वो ताप को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो जब आप विलेय और विलायक को मिला रहे हैं, जब आप विलेय और विलायक को मिला रहे हैं तो उसमें किसी तरह का कोई ऊष्माक्षेपी नहीं होना चाहिए, ऊष्माशोषी नहीं होना चाहिए।
यानी उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलना चाहिए, जिसको हम डेल्टा एच मिक्सिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये एक हो गया पहला। दूसरा, तो तीन बात आपको बताएं। पहले तो राउल्ट्स के नियम का पालन करना चाहिए। राउल्ट के नियम जो हम लोग पढ़े हैं, पी ए नॉट एक्स से पी बी नॉट एक्स भी ये पढ़े हैं, वो पालन करना चाहिए। दूसरा कि वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम मिक्सिंग हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि उसके मिलाने पर ऊर्जा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इतना बात अगर कहीं पर किसी विलयन में ये लागू होता है तो हम कहते हैं कि यह विलयन क्या है, आइडियल है, इसको आदर्श विलयन के कैटेगरी में रखा जाएगा। वहीं अनादर्श विलयन क्या होगा, अनादर्श विलयन हम उसको कहेंगे जिसमें ये सब चीज नहीं होता है, मतलब न राउल्ट के नियम का पालन करेगा, वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो या तो बढ़ जाएगा नहीं तो घट जाएगा, बराबर नहीं होगा। 5 लीटर और 5 लीटर मिलाने के बाद 10 नहीं होगा, या तो 9 हो जाएगा नहीं तो 11 हो जाएगा, इस तरह का जब आने लगेगा। और दूसरा कि विलेय और विलायक को मिलाने पर उसका जो ऊर्जा है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसमें ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये विलयन क्या हो गया, अनादर्श हो गया। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आया आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वह है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, जिसमें वॉल्यूम मिक्सिंग जीरो होता है, जिसमें इंथैल्पी मिक्सिंग जो होता है वो जीरो होता है। और अनादर्श जो इन सबों को नहीं मानता है वो होता है अनादर्श विलयन। तो चलिए पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं। वह विलयन जिसमें या जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, तथा आप सीधे ये लिख सकते हैं डेल भी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, है ना, डेल भी बराबर जीरो हो जाए, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन ना हो, और डेल एच मिक्सिंग क्या हो जाए, जीरो हो गए। तो वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है और डेल भी मिक्सिंग जीरो और डेल एच मिक्सिंग जीरो होता है, ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। तो ये हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। अब अनादर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन जो इन सबों का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन क्या लिखेंगे इसमें कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तथा वॉल्यूम परिवर्तन जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, आयतन में परिवर्तन जो है देखने को मिलेगा। यानी कि जो डेल भी मिक्सिंग है जीरो नहीं होगा, डेल एच मिक्सिंग है जीरो नहीं होगा। देखिए हम वो दूसरा चर्चा करेंगे कि जब जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, ये एक अलग चर्चा है, या तो प्लस होता होगा या फिर निगेटिव होता होगा। चलिए तो क्या लिखेंगे, ऐसा विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है, ऐसा
विलियन अनादर्श विलियन कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसका परिभाषा भी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में बहुत छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है। हम सब पर धीरे धीरे करके बात कर लेंगे। आदर्श विलयन को परिभाषित करें या अनादर्श विलयन को परिभाषित करें, तो आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए या फिर अनादर्श को, या दोनों का अगर पूछता है तो आपको ये चीज़ लिखना होगा। अब हम आते हैं कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो राउल्ट का जो ग्राफ बनाए थे वो होगा। ठीक है। अनादर्श विलयन पर अब आपको केस स्टडी करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर आए हैं कि जैसे आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल आपको अगर आता है, आप क्या करेंगे? जब अंतर स्पष्ट करने के लिए आएगा तो एक तरफ आप लिखेंगे आदर्श विलयन और एक तरफ लिखेंगे अनादर्श विलयन। एक तरफ आदर्श विलयन और एक तरफ अनादर्श विलयन। दोनों में क्या होगा, पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या लिख लेंगे कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। और इसमें क्या लिख देंगे कि यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो दो तीन पॉइंट है जो यहाँ पर लिख करके दोनों में अंतर स्पष्ट कर देना है, दोनों में विभेद कर देना है। दूसरा कि आदर्श विलयन में डेल भी मिक्सिंग, डेल भी मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है। और इसमें लिखेंगे कि इसमें डेल भी मिक्सिंग 0 नहीं होता है। यानी कि विलेय एवं विलायक के कुल आयतन समान होते हैं। विलयन के आयतन के समान होते हैं। और इसमें क्या लिख लेंगे कि विलेय एवं विलायक, विलेय एवं विलायक के कुल आयतन विलयन के आयतन के बराबर नहीं होते हैं। विलयन के आयतन के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 2 बात अभी हमने लिखा है। तीसरा यहां पर हम लिख लेते हैं कि डेल एच मिक्सिंग बराबर 0 होता है। और अनादर्श में क्या होता है कि डेल एच मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं होता है। डेल एच मिक्सिंग 0 के बराबर होगा किस में, आदर्श में। यानी कि विलेय, इसको अब शब्दों में लिखेंगे कि विलेय एवं विलायक को मिलाने पर ऊष्मीय ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होता। ऊष्मीय ऊर्जा या इंथैल्पी भी आप लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होगा, में कोई अंतर
नहीं होता। ठीक है, और इसमें जब जाएंगे तो बस खाली क्या लिख देना है कि उसमें अंतर होता है। उसमें क्या लिख देना है कि उसमें अंतर होता है। तो कॉपी कर ली है चूंकि सेम चीज है यहाँ पर। आइए, विलेय एवं विलायक को मिलाने पर ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो मिटा देते हैं, परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम लोग अंतर स्पष्ट कर दिए। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, आकर्षण बल में विलेय, आदर्श विलयन में क्या होता है कि विलेय और विलायक के बीच में जो आकर्षण बल है, विलेय के कणों के बीच में आकर्षण बल और विलायक के कणों के बीच में आकर्षण बल, ये दोनों विलेय और विलायक के बीच में जो आकर्षण बल होता है विलयन में, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी क्या लिखेंगे, विलेय एवं विलायक के, विलेय एवं विलायक के कणों का आकर्षण बल, विलेय एवं विलायक के कणों का आकर्षण बल विलयन में, विलेय एवं विलायक के आकर्षण बल के समान होता है। और अनादर्श में क्या लिख देंगे कि समान नहीं होता है। इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज लिखना है यहां पर भी, बस खाली क्या कर देना है, समान नहीं होता है यहां पर ऐड कर देना है। चौथा नंबर में क्या लिख देंगे, आकर्षण बल के समान नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हमने दो चीज यहां पर आपको बताया, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। पहले तो परिभाषा बताया, परिभाषा कैसे लिखना है, और अगर दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए अगर आपको आता है तो आप क्या कहेंगे कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, जबकि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। इसमें क्या होता है, विलयन विलायक के कुल आयतन समान होते हैं विलयन के, जबकि इसमें समान नहीं होता है। किसमें, अनादर्श में। आगे आइए, इसमें जो डेलेच मिक्सिंग है, यानी कि विलेय और विलय को मिलाने पर जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसमें कोई अंतर नहीं होता है, जबकि अनादर्श विलयन में अंतर हो जाता है। चौथा, विलेय एवं विलायक के कणों का जो आकर्षण बल है वो विलयन के अंदर जो विलेय विलायक का आकर्षण बल है उन दोनों के बराबर होता है, समान होता है। ठीक है, जबकि अगर आप अनादर्श में जाएंगे तो विलेय और विलायक के कणों का जो अपना अपना आकर्षण बल है वो जब विलयन में जाता है तो वहां जाकर के उसका आकर्षण बल या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो ये हो गया, अगर आपको परीक्षा में आ रहा है कि विलेय, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करिए या भेद करिए, तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो 4 पॉइंट लिखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तर ये होगा तो आपको 2 ही कोई जो पॉइंट आपको याद है वो लिख दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आदर्श एवं अनादर्श विलयन और दोनों में भेद क्या है। अब आते हैं अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्रकार क्या होगा, जैसे कि अभी आप देखें कि अनादर्श विलयन में जो एनर्जी है, यानी कि आइडियल नॉन है, तो अनादर्श विलयन के में जो मिक्सिंग हम कर रहे थे वो जीरो नहीं हो रहा था, तो जीरो नहीं हो रहा था तो या तो वो पॉजिटिव हो जाता होगा या फिर निगेटिव, यानी कि या तो धनात्मक विचलन दिखाएगा और नहीं तो ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। तो जब विलयन आदर्श नहीं है, जब विलयन अनादर्श है, तो
तो उसका जो मिक्सिंग है जीरो नहीं होता है, तो जीरो नहीं होता है तो या तो धनात्मक होता है नहीं तो ऋणात्मक होता है। तो इस कारण से यहाँ हमने लिखा है कि अनादर्श विलयन के प्रकार ये दो तरह के यहाँ पर मतलब हो जाता है। एक हो जाता है धनात्मक विचलन और एक हो जाता है ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो इसका सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं धनात्मक विचलन और इधर लिख देते हैं ऋणात्मक विचलन। और हमको दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। दो टाइप का है, तो शुरू करते हैं। धनात्मक विचलन क्या है, ऋणात्मक विचलन क्या है। पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। पहला देखिए, पहले समझ लेते हैं, फिर इसको आपको बड़े अच्छे से इसको लिख भी देंगे। देखिए, जब अनादर्श विलयन होता है तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। तो राउल्ट के हिसाब से जो वाष्प दाब किसी का निकल करके आता है, राउल्ट के हिसाब से, राउल्ट के फॉर्मूला लगा करके PA बराबर PA नॉट XA लगा करके, या PB बराबर PB नॉट XB जो पिछले क्लास में पढ़े थे राउल्ट्स लॉ, उसको लगा करके जो यहाँ पर आप आए थे, उसमें क्या होगा, उसमें ये होता है कि राउल्ट का हिसाब कुछ और होगा और अनादर्श विलयन में जब राउल्ट के हिसाब से वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब जब निकालिएगा ना, तो या तो वैल्यू प्लस हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है, और नहीं तो वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, निगेटिव ऋणात्मक हो जाता है। इसीलिए दो तरह का है। तो इसमें क्या कहते हैं कि यह विलयन जिसका वाष्प दाब, जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से ज्यादा दिखाता है, ज्यादा दर्शाता है। ज्यादा दर्शाता है। तो ये हो गया धनात्मक विचलन। और ऋणात्मक विचलन में क्या होगा कि वह विलयन, सॉरी यहाँ पर जो है वह होना था, वह विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से इसका वाष्प दाब कम दिखाता है, तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। क्या लिखेंगे कि वह विलयन जिसका वाष्प दाब, वह विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से कम दर्शाता है। तो इसको कहते हैं अनादर्श विलयन का ऋणात्मक विचलन, और ये कहलाता है अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन। तो पहला पॉइंट इस तरह से हुआ। अब आइए दूसरा पॉइंट, एकदम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। धनात्मक विचलन जब होता है, यानी कि एक और चीज यहां पर मेंशन करते चलें, जो प्रेशर आप निकालेंगे, मान लीजिए A का प्रेशर निकालेंगे तो धनात्मक है, तो राउल्ट के हिसाब से वाष्प दाब क्या है, PA नॉट XA। आप PA मान लेते हैं अनादर्श विलयन का प्रेशर, तो ये क्या दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा। और ऋणात्मक विचलन में क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा, PA लेस देन PA नॉट XA। यानी कि PA नॉट XA राउल्ट के नियम से हो गया,
पी ए नॉट एक्स से क्या है, राउल्ट का नियम है, तो राउल्ट के नियम से ज़्यादा दिखाएगा प्रेशर यानी दाब, तो क्या हो जाएगा धनात्मक विचलन। और अगर राउल्ट के नियम से कम दिखाया तो ये हो जाएगा ऋणात्मक विचलन। दूसरा, इसमें जो आयतन में परिवर्तन होता है वो किस तरह से होता है, इसमें जो धनात्मक विचलन है तो विलेय और विलायक का कुल आयतन, विलेय और विलायक का कुल आयतन, विलेय एवं विलायक का कुल आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, वह विलयन के, पॉजिटिव जाएगा ना, बढ़ेगा, विलयन के आयतन से ज्यादा होता है, विलयन के आयतन से ज्यादा होता है। तो इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं कि डेल भी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव वाला में क्या लिखेंगे, डेल भी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, धनात्मक विचलन में, है ना। और इसी को अगर उसमें हम लिखें, इसमें ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। ये दूसरा नंबर है, विलेय और विलायक का कुल आयतन वह विलयन के आयतन से, वह का जरूरत तो था नहीं, विलयन के आयतन से ज्यादा नहीं होकर के अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होता है। यानी कि डेल भी मिक्सिंग, डेल भी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव, लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव। तो हुआ ना धनात्मक विचलन, और ये क्या हो गया, ऋणात्मक विचलन हो गया। तो अनादर्श विलयन के जो दो तरह के हैं, एक धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, एक ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो पहला बात कि धनात्मक विचलन वाले का, धनात्मक विचलन वाले के अनादर्श जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब जो होता है राउल्ट के वाष्प दाब से ज़्यादा होता है, और ऋणात्मक वाले में राउल्ट के वाष्प दाब से जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो कम होता है, इसलिए ऋणात्मक हो गया। उसी तरह से अगर हम आयतन में परिवर्तन अगर देखें तो आयतन में विलेय और विलायक का जो कुल आयतन होता है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जो विलयन के आयतन है उससे पॉजिटिव वैल्यू जाने लगता है, धनात्मक होने लगता है। जबकि अगर हम ऋणात्मक विचलन में देखें तो विलेय और विलायक का कुल आयतन विलयन के आयतन से कम होने लगता है, इसलिए डेल भी मिक्सिंग जीरो, लेस देन जीरो, निगेटिव वैल्यू ऋणात्मक विचलन दिखाता है। इसी तरह से दो और अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे क्या दिखा रहे थे एक बार फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। हम लोग का चल रहा था, इधर हम दिखाए हुए थे धनात्मक, धनात्मक विचलन, और इधर दिखाए हुए थे ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। बीच में इसको हम इस तरह से डिवाइड कर दिए थे। आइए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, देखते हैं हम, देखिए तीसरा, अब हम ऊष्मीय ऊर्जा के परिवर्तन को लेकर के देखते हैं। इसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, जबकि इसमें जो डेल एच मिक्सिंग होता है जीरो नहीं होगा तो एक बार प्लस ले लेंगे यानी पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार निगेटिव ले लेंगे, यानी कि क्या होता है ऋणात्मक, माइनस। तो देखिए इसमें क्या होता है कि विलेय और विलायक को मिलाने पर, विलेय एवं विलायक को मिलाने पर डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तो मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होता है, ऊष्मा अवशोषित होता है।
यानी कि यह ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया दिखाएगा। और इसी चीज को हम यहाँ पर ले जा रहे हैं। तो विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित नहीं होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये ऊष्माशोषी है, ये ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊर्जा बाहर निकल रहा है, ताप बाहर निकल रहा है, और ऊष्माशोषी यानी कि ताप अंदर आ रहा है। तो ये पॉजिटिव है, धनात्मक विचलन वाला, ये हो गया ऋणात्मक विचलन वाला। अब फोर्थ नंबर में एक चीज आपको बता दें, धनात्मक, पहले आप वाष्प दाब को समझिए। वाष्प दाब कैसे बनता है? आप द्रव को गर्म करते हैं, द्रवों के बीच में आकर्षण बल होता है ना। इधर आपको समझा दें कि मान लीजिए कि ये कोई द्रव है, द्रव के बीच में जो एक दो अणुओं के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। और जब आप इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, इसको जब गर्म करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो क्या होता है? ये यहाँ से टूटता है। टूटने के बाद ये अलग उड़ जाता है और ये अलग उड़ जाता है ना। अब जरा सोचिए, अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों अणु के बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा होगा तो क्या जल्दी टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो इसको जब आप गर्म कीजिएगा तो कम ताप पर तो ये नहीं टूटने वाला है, आपको बहुत अधिक ताप देना होगा, तब जाकर के ये टूटेगा और ये वाष्प में बदलेगा और वाष्प दाब बनाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर दो कणों के बीच, दो अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर है, आकर्षण बल क्या है? कमजोर है, और अब आप इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर तो ये बड़े आसानी से टूट जाएगा, तो ये जल्दी से वाइपर में चला जाएगा, वाष्प में, और जाके वाष्प दाब बना लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आकर्षण कम होने से कम ताप पर ये उबलने लगता है, इसका क्वथनांक वैल्यू क्या होता है? कम होता है, और ये वाष्प में बदल जाता है और वाष्प दाब अधिक बनाता है। तो क्या मतलब हुआ कि तापमान, मतलब आकर्षण बल कम, तो क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। तो क्वथनांक कम होगा तो वाष्प दाब अधिक होगा। एकदम याद रखिएगा, यही छोटा छोटा सवाल आपको एमसीक्यू जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें पूछे जाते हैं कि कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसी पर निर्भर करता है सब कुछ। कणों के बीच में आकर्षण बल कम होगा, क्वथनांक कम होगा, कम क्वथनांक वाले द्रव का जो वाष्प दाब होता है ये बहुत ज्यादा होता है। वही देख लीजिए कि आकर्षण बल अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो बहुत अधिक ताप पर इसका क्वथनांक आएगा, बहुत अधिक ताप पर क्वथनांक जाएगा तो मतलब वाष्प कम बनेगा, कम ताप पर। तो वाष्प कम बनेगा तो उसका वाष्प दाब भी क्या होगा? कम। यानी क्वथनांक का वाष्प दाब का जो संबंध है ये व्युत्क्रमानुपाती है ना। वाष्प दाब और क्वथनांक का जो संबंध है, बॉइलिंग पॉइंट, जिस ताप पर कोई खोलता है द्रव उसी को ना क्वथनांक कहते हैं, उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आइए जो चौथा पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चौथा है कि धनात्मक विचलन दिखाता है, यानी वाष्प दाब अधिक हो जा रहा है। समझ लेंगे तो लिख लेंगे, वाष्प दाब क्या हो जा रहा है? अधिक। और वाष्प दाब अधिक क्यों हो गया होगा? जरा विचार करिए, इस पर सोचिए। वाष्प दाब अधिक इसलिए हो गया है कि उसका जो द्रव जो है उसके बीच में आकर्षण बल क्या है? कम है ना। उसके बीच में आकर्षण बल क्या हो गया है? कम हो गया है। तो कम ताप पर अधिक वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा? अधिक होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि विलेय एवं विलायक के अणुओं के मध्य
आकर्षण बल विलयन की तुलना में क्या होगा? कम होगा, माने अधिक होगा। तो विलेय और विलेय के अणुओं के बीच का आकर्षण, विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण क्या हो जाएगा? अगर कम रहेगा और मिलाने के बाद अगर वो ज़्यादा हो गया तो वाष्प दाब कम जाएगा। तो क्या करना है कि विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम रखना है कि तुलना में ज़्यादा होगा विलयन के अपेक्षा। तो वाष्प दाब अधिक होगा। तो वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। वाष्प दाब क्या होगा? अधिक। विलेय एवं विलायक के, सुनिएगा, विलेय एवं विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल विलयन के तुलना में ज्यादा होगा, यानी विलयन का कम होगा। तो विलयन का कम होगा आकर्षण बल, यानी उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो इसलिए धनात्मक विचलन दिखाएगा। वही बात अगर इधर हम थोड़ा और अच्छे से भाषा में लिखते हैं कि विलयन के, इसमें ऋणात्मक विचलन दिखाना है, यानी कि आपको आकर्षण बल बढ़ा देना है। विलयन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक हो जाता है विलेय एवं विलायक की अपेक्षा। विलेय एवं विलायक के अपेक्षा। तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब कम हो जाता है। यही चार बात जो आपको बताए हैं, यही चार बात बहुत ही महत्वपूर्ण है धनात्मक विचलन को लेकर के। एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन ये दोनों कब होता है? जब हमारा विलयन अनादर्श होता है। जब हमारा विलयन क्या होता है? अनादर्श होता है। तो अनादर्श विलयन में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन देखने को मिलता है। पहली बात कि धनात्मक विचलन वो है जिसमें विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है। ऋणात्मक विचलन ये है कि राउल्ट के हिसाब से वाष्प दाब जो है विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। दूसरा कि विलेय और विलायक को जब मिलाते हैं तो आयतन में परिवर्तन अगर ज़्यादा हो रहा है, बढ़ गया आयतन अगर, तो धनात्मक विचलन, और अगर आयतन घट गया दोनों को मिलाने पर तो ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तीसरा बात कि जब आप विलेय और विलायक को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन है जो देखने को मिलता है, अगर वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, यानी कि वो ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, तो वो धनात्मक विचलन में चला जाएगा। अगर वो ऊर्जा को अवशोषित नहीं करके ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है, एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। अब आइए चौथा में विलेय एवं विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल से हम इसके वाष्प दाब को हम समझते हैं। अगर विलयन का
अभी जस्ट हम आपको यहाँ समझाए थे कि अगर अणुओं के बीच आकर्षण बल अगर अधिक हो जाएगा तो अधिक ताप देना पड़ेगा, तब जाके वो वाष्प में बदलेगा, तो क्वथनांक ज़्यादा रहेगा, वाष्प दाब कम रहेगा। लेकिन अगर अणुओं के बीच आकर्षण अगर कमजोर है, थोड़ा ही तापमान पर वो क्या होता है, थोड़ा ही तापमान पर वो टूट जाता है, वाष्प में बदल जाता है। और थोड़ा ही तापमान पर जब वाष्प में बदलेगा तो ऐसा द्रव बहुत ज़्यादा वाष्प बनाएगा। अब बहुत ज़्यादा वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब भी जो होगा क्या होगा, वेपर प्रेशर अधिक होगा। अब इसी अवधारणा पर, इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग चौथा वाला पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, नोट भी कर सकते हैं कि विलेय एवं विलयन का अणुओं के बीच आकर्षण, धनात्मक विचलन हमको अगर दिखाना है तो कमजोर करेंगे तब ना जल्दी वेपर बनेगा। तो विलयन के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है विलेय और विलायक के अणुओं के बीच के तुलना में। जबकि ऋणात्मक विचलन में क्या होगा कि ऋणात्मक विचलन में विलयन के अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है वो ज्यादा है। किसके बनिस्पत, जो विलेय के अणुओं के बीच आकर्षण है, विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण है, इसके बनिस्पत जो विलयन के अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है ये क्या है, अधिक है। अब जब अधिक आकर्षण होगा तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि क्वथनांक बढ़ेगा उसका। यही बात है, इसको नोट कर लीजिए। ये था धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन। और अब हम आते हैं इसके ग्राफ पर। ग्राफ भी बहुत ही अच्छा ग्राफ है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए तो इधर ले लेते हैं धनात्मक विचलन वाला ग्राफ, धनात्मक विचलन, और इधर ले लेते हैं ऋणात्मक विचलन का ग्राफ, ऋणात्मक विचलन। अब हम ग्राफ यहां पर प्लॉट करेंगे, देखिएगा। अगर आपको राउल्ट्स लॉ का ग्राफ याद होगा तो ये भी ग्राफ आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। सही सही। चलिए, ग्राफ जो हम लोग लिखते हैं वो मोल फ्रैक्शन याद है, एक्स ए एक्स बी एक्स ए एक्स बी और वेपर प्रेशर के बीच में था, एक्स ए एक्स बी एक्स ए एक्स बी, और किसके बीच में था, वेपर प्रेशर के बीच में था। आइए अब हम इस ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। शेप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर सॉरी, डॉटेड लाइन हमको खुद से देना होगा। चलिए डॉटेड लाइन खुद से दे, थोड़ा याद करा देते हैं। एक्स से 1 था, एक्स बी 0 था, और एक्स से 0 था, एक्स बी क्या था, 1 था। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगा, एक बढ़ता है तो एक घटता है। ए का वाष्प दाब बहुत अधिक था, बी का वाष्प दाब बहुत ही कम था। ए का वाष्प दाब बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो ज़्यादा क्या बोलता वाष्पशील था, बी जो था वो कम वाष्पशील था। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम ग्राफ का प्लॉटिंग करते हैं। जब आप राउल्ट का ग्राफ लिखे थे तो क्या हुआ था, तब आप ये ग्राफ प्लॉट किए थे, ये था राउल्ट का ग्राफ, है ना, ये क्या था, राउल्ट का ग्राफ था। अगर आपको याद होगा ये है राउल्ट का ग्राफ।
एक बार फिर से यहाँ भी हम बना दें राउल्ट का ग्राफ। राउल्ट के हिसाब से ये ग्राफ आया था। और अब हमें क्या करना है, चूंकि अब तो ये अनादर्श विलयन है, तो अनादर्श विलयन है तो ग्राफ जो होगा वो अब राउल्ट वाला एक्सिस पर नहीं होगा, या तो राउल्ट के ऊपर होगा नहीं तो नीचे। जब धनात्मक होगा तो सभी ग्राफ के ऊपर से ग्राफ पास करेगा, है ना, सभी ग्राफ के ऊपर से ऐसे ग्राफ पास करेगा। ये देखिए, ये हो गया धनात्मक विचलन। ये क्या हो गया, धनात्मक विचलन हो गया। और एक होता है ऋणात्मक विचलन, यानी कि सभी ग्राफ के नीचे से होकर के एक कर्व लाइन आपको पास कराना है, ऐसे, है ना, ऐसे पास कराना है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये है ऋणात्मक विचलन, यानी कि अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन का ग्राफ है ये, और अनादर्श विलयन के ऋणात्मक विचलन का ये ग्राफ है। तो इस तरह से आदर्श और अनादर्श विलयन में ग्राफ इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और एक चीज और हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। देखिए, अगर टेक्निक बात कर लेते हैं, ट्रिक, अल्कोहल CH2 और CCl4 अगर आता है तो ये धनात्मक विचलन दिखाएगा, धनात्मक विचलन दिखाएगा। ठीक है, 99% में ये लग जाएगा आपको। उसी तरह से अगर कोई भी एसिड ले लीजिए, एसिड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई भी, और अगर उसमें क्लोरोफॉर्म आ जाए, क्लोरोफॉर्म, इस तरह के जो उदाहरण जो होंगे ये ऋणात्मक विचलन को दिखाएंगे। ये दिखाएंगे क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता है, इसलिए हम यहाँ पर ये ट्रिक बता दिए हैं। पूछता है ऋणात्मक विचलन दिखाएगा, है ना। अगर ये सब मॉलिक्यूल है तो धनात्मक विचलन में चला जाता है, ये सब है तो ऋणात्मक विचलन में चला जाता है। और आदर्श विलयन के लिए अलग बात कर लेते हैं। आदर्श विलयन के लिए देखिए, आदर्श विलयन के लिए क्या होगा कि जो मिश्रण होगा उसमें एक घटक समान होगा, एक भाग दोनों में समान होगा, दोनों में समान होगा। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए अगर मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं तो हम देखते हैं इसमें भी मिथाइल या मिथाइल क्या है, कॉमन है, तो ये आदर्श विलयन हो गया। फिर हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, तो दोनों में क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप, खाली अंतर है, नहीं तो बेंजीन दोनों में एक जैसा है। तो इस तरह का उदाहरण अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो वो आदर्श विलयन के उदाहरण होंगे। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा मिल जाता है कि CH3COOH प्लस H2O, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन में चला जाएगा, ऋणात्मक विचलन। या फिर अब थोड़ा एक ले लेते हैं कि मान लीजिए कि CH3OH प्लस CH2, तो देख रहे हैं अल्कोहल CH2 है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन। और क्वेश्चन जब करेंगे ना वहां पर और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये वाला चीज़ का चर्चा करेंगे कि हम बताए हुए हैं, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये याद रखिएगा, आप लोग ये याद रखिएगा। तो जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है बनाने के लिए, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब चलिए जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं इसका एक छोटा सा भाग और बच गया है,
आदर्श और अनादर्श विलयन के बाद, और वो क्या है, एजियोट्रॉप। ये देखिए, ये पूरा अच्छे, चूंकि लिखने में बहुत समय लगेगा तो हमने सोचा कि इसको डायरेक्टली आपको बता देते हैं। एजियोट्रॉप मिश्रण क्या है? आजकल जो है ना, एजियोट्रॉप से भी बोर्ड के परीक्षा में सवाल पूछ रहा है, इसीलिए इस व्यू से हम इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अच्छे से पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आपको ये दिख रहा होगा। एजियोट्रॉप आखिर में है क्या? ये एजियोट्रॉप एक खास तरह का मिश्रण है। एजियोट्रॉप क्या है? एक बहुत ही खास तरह का मिश्रण। अब उसमें क्या खासियत है? खासियत यही है कि वो समान ताप पर बॉयल करता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, यानी उसका जो क्वथनांक है वो बदलता नहीं है। याद होगा, अगर आप जानते होइएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड होता है कि अगर ए और बी का मिश्रण अगर ले रहे हैं, ए का क्वथनांक ज़्यादा है, ज़्यादा ताप पर ये खौलेगा, अब बी का क्वथनांक कम है, कम ताप पर खौलेगा। जिस समय खौलता है उसी समय ना भाप में बदल रहा होता है, तो एक ज़्यादा ताप पर खौलेगा, एक कम ताप पर खौलेगा। तो होता क्या है कि कम ताप पर जो खौलता है वो जल्दी से वाष्प में बदल जाता है, और ज़्यादा ताप पर खौलने वाला, बॉयल करने वाला क्या होता है, पड़ा रहता है। इस विधि में जब इसके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के मान में अंतर होने के कारण जब हम इसको अलग करते हैं, पृथक कर लेते हैं, इसी को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा मिक्सचर आपको मिल गया कि ए भी उतना ही पर बॉयल होता है जितना कि बी पर होता है, दोनों का बॉइलिंग जो है, क्वथनांक वैल्यू क्या है, क्वथनांक एक जैसा है। अब क्वथनांक एक जैसा अगर है तब तो किसी को निकालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही मिश्रण को एजियोट्रॉप कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसे ही मिश्रण को कांस्टेंट बॉइलिंग, एक निश्चित ताप पर वो क्वथनांक होते हैं। देखिए, ऐसे द्विघटीय मिश्रण, द्विघटीय ही पढ़ रहे हैं हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन है ना, जिसमें दो घटक है, सिलेबस ही वही है। तो ऐसा मिश्रण, ऐसा द्विघटीय मिश्रण है जिनका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही हुआ कि वाष्प में और द्रव में जो उसका मिलावट है, उसका जो कंपोजिशन है, ये दोनों क्या होगा, समान होगा। जो मिलावट वाष्प में दोनों में रहेगा अनुपात, वही अनुपात जब ये द्रव में रहेगा तो वहां पर इसको दिखेगा। तो वही बोला है कि द्रव व वाष्प प्रावस्था में, द्रव वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होते हैं। कि क्या मतलब कि उसका मिलावट जो होता है ना, एक जैसा होता है, तथा यह एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। यही बात अभी हम बोल रहे थे कि निश्चित ताप पर ही ये उबल रहा होगा, खौल रहा होगा। राउल्ट के नियम से अत्यधिक विचलन के कारण ही विलयन क्या हो जाते हैं, एजियोट्रोप हो जाते हैं। यानी कि अगर आदर्श विलयन है तो वहां एजियोट्रोप जैसा घटना नहीं घटेगा, लेकिन अगर विलयन अनादर्श है तो उसी अवस्था में क्या होता है, एजियोट्रोप का घटना घटता है, एजियोट्रोप जैसा मिश्रण जन्म लेता है। स्पष्ट रूप से यहां पर हमने लिखा है। अब दो टाइप का इसमें होता है। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। क्वथनांक कम होगा, वाष्प दाब अधिक होगा। इसी को समझने के लिए हम लोग अभी चर्चा किए थे। आप खुद सोचिए, आकर्षण कम होगा तो हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे तो कम ताप पर ही ना बॉयल हो जाएगा, नहीं, कम ताप पर बॉयल होगा, यानी क्वथनांक कम है। तो कम ताप पर जिसका बॉइलिंग होता है वो, उसका वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो ना हो गया मिनिमम बॉइलिंग मैक्सिमम वेपर प्रेशर, यानी कि क्वथनांक कम है, वाष्प दाब अधिक है। वही ना लिखा हुआ है न्यूनतम क्वथनांक की एजियोट्रॉप। तो अगर क्वथनांक न्यूनतम है तो वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। क्वथनांक अगर निम्न है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, उच्च होगा। अब इसका उल्टा कि मान लीजिए कि आकर्षण बल बहुत जोर से है, अधिक है, अत्यधिक है, तो आपको उसको गर्म करना होगा बहुत ज़्यादा, यानी कि उसका जो क्वथनांक वैल्यू है, क्वथनांक वैल्यू बहुत अधिक होगा।
जिसका क्वथनांक बहुत हो जाए उसका वाष्प दाब बहुत नहीं होगा, उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है अधिकतम क्वथनांक। जब क्वथनांक अधिकतम है तो वाष्प दाब मिनिमम हो जाएगा, यानी कि निम्न हो जाएगा। क्या लिखा है कि ऐसे विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, आयतन के आधार पर लगभग 95% एथेनॉल और 5% पानी लीजिए। 95% एथेनॉल और 5% अगर जल लेते हैं तो इसमें क्या होता है, ये इसका क्वथनांक जो होता है कम हो जाता है, आकर्षण बल कम हो जाता है, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ग्राफ बना के भी हम बात करेंगे इस पर। और यहाँ देखिए अत्यधिक क्वथनांक, अगर आप 68% नाइट्रिक एसिड लेते हैं, आप 32% पानी लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसका क्वथनांक बहुत अधिक हो जाता है, आकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि आकर्षण के कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। तो वाष्प दाब कम हो जाएगा तो उसका क्वथनांक अधिक रहेगा। चलिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं जो आपको समझने के लिए चलिए यहाँ थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। दो ग्राफ को बैक टू बैक यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। न्यूनतम क्वथनांक की एजिटिव, ये दोनों को अलग अलग ही कर लेते हैं, मिनिमम वाला मैक्सिमम वाला। सॉरी, क्योंकि दो चीज को करना है। 1 मिनट यहाँ पर, पहले इसमें आइए। क्वथनांक निम्न है, यानी कि हम इस ग्राफ को इधर बॉइलिंग पॉइंट के तरफ से देखेंगे और इसको भाइपर प्रेशर की तरफ देखेंगे, ठीक है। और न्यूनतम क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तब बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका ग्राफ कैसे लिखेंगे, देखिए इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, यहाँ पर है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। अब इसी तरह का एक ग्राफ इधर देख लेते हैं, ठीक उसका विपरीत। और क्या इसमें देखना है, इसमें देखना है कि क्वथनांक अधिकतम है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है अधिक, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर बॉइलिंग पॉइंट और इधर वेपर प्रेशर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को आप अगर मिलाएंगे, मिलाना मतलब कि कंपेयर करना है इसको, तो हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या है, कम है। इसमें है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। एजियोट्रॉफी तो दो तरह का हो ही गया ना, न्यूनतम क्वथनांक, अधिकतम उच्च वाष्प दाब। मिनिमम यानी क्या हो जाएगा, न्यूनतम क्वथनांक, अधिकतम वाष्प दाब। यहाँ क्या हो गया, अधिकतम क्वथनांक और न्यूनतम वाष्प दाब। इस चीज को थोड़ा हम लिख भी देते हैं कि उच्च क्वथनांक, उच्च क्वथनांक, निम्न वाष्प दाब। जब क्वथनांक क्या है, उच्च है, तो वाष्प दाब क्या होगा, निम्न होगा। यहाँ पर जब क्वथनांक निम्न है, क्वथनांक निम्न है तो वाष्प दाब, उच्च वाष्प दाब होगा, उच्च वाष्प दाब।
ये हो गया न्यूनतम क्वथनांक का एजियोट्रॉप, ये हो गया अधिकतम क्वथनांक वाला एजियोट्रॉप। और वैसे तो इसमें आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी कर ले चूंकि समय होने वाला है। आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, ताकि हम अगले लेक्चर में हम अनुसंख्य गुणधर्म की बात करेंगे। तो 2-4 क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। HCl और वाटर के लिए एजियोट्रॉप मिश्रण में अगर आपको पूछता है तो 20.2% याद रखना है, निकाल नहीं सकते, इसको याद रखते हैं। और निम्नलिखित में कौन सा राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन को दिखाता है? तो धनात्मक के लिए आपको बताए थे CCl4। कहाँ दिख रहा है CCl4? ये दिख रहा है, देखिए, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिक याद रखिएगा। और निम्नलिखित में कौन सा आदर्श घोल नहीं है? तो बेंजीन टोलिन में बेंजीन सेम होता है, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल दोनों में है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में ये बदल गया, ये क्या हो जाएगा? आदर्श घोल नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का अभिलक्षण है? तो राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन के कौन मतलब लक्षण नहीं है, ये सॉरी क्या बोला है, कौन आदर्श विलयन के लक्षण है? तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ए नंबर हो जाएगा। जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो हो जाएगा। तो यही इसी तरह का क्वेश्चन जो है होते रहता है। तो देख रहे हैं कि जैसे कि अगला टॉपिक है अनुसंख्य गुणधर्म। तो आज रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लग रहा होगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो पिनाकल ट्यूटोरियल्स के इस प्लेटफॉर्म पर हर एक विषय के लिए एक बेहतरीन अंदाज में आपको क्रैश कोर्स के लिए इन चीज़ों को समझाया जाता है। और परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है, इसलिए ज्वाइन जरूर करिए और चीज़ बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाने वाला है। चलिए, तो आज के इस लेक्चर के साथ, अगर ये लेक्चर वाकई में हेल्पफुल है, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरे साथ आप लोग बने रहें और बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराएंगे। क्योंकि अभी समय है और इतने समय में हम बोर्ड के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद सभी को। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।